हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन आपका 2023-24 का जो एग्जामिनेशन आपका था उसका क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। कुछ इसी प्रकार से आपका मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पेपर आया था, तो आपको बहुत ध्यान से इसको समझना है और इसको मतलब जो पैटर्न है उसको समझ जाओगे। कई सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते तो आपका बहुत अच्छा एग्जाम जाने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो वो नहीं देखी जो हमारी ऑल चैप्टर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के, प्लीज जाइए उसे जरूर देखिए, क्योंकि उसमें सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो कवर करवा दिए गए हैं। पैटर्न बहुत सिंपल है, आपको ये सामान्य निर्देश जो है, इंस्ट्रक्शंस जो है वो पढ़ना ही चाहिए। 30 क्वेश्चंस हमारे सामने होते हैं, A B C D आपके 5 खंड होते हैं जिसमें सभी क्वेश्चंस करना अनिवार्य है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। 1 से लेकर 12 तक आपके बहुविकल्पीय आपके प्रश्न हैं। 13 से 18 आपके 2 अंकों वाले हैं और 50 से 60 आपके जो वर्ड है उससे अधिक नहीं लिखना होता है आपको। उसके बाद 19 से आपका 23 जो है 4 अंक वाले प्रश्न है। 100 से 120 वर्ड से अधिक नहीं लिखना होता है। 4 अंकों के जो प्रश्न है उसमें 2 अतिरिक्त विकल्प भी आपको दिए जाते हैं। साथ ही आपका 24 से 26 जो आपका है जिसमें कार्टून मानचित्र पर आधारित आपके हैं। लास्ट में आपको 6 नंबर वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनको आपको 170 to 180 वर्ड्स, मतलब ज्यादा मत लिखो, सही लिखो, अच्छा लिखो, बहुत सही रहने वाला है। अब यहां पर हमारा जो पहला क्वेश्चन देखिए क्या था कि निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, कौन सी बात कब आपकी होती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात कर रहा है तो यह लगभग 1952 के आसपास आपका है, ठीक है। और ये आपका लागू होने की बात कर रहा है 73वां और 74वां, तो 73वां और 74वां आपका 1993 में, क्योंकि 92 में आपका पारित हुआ, 93 में लागू हुआ। मुकामी बोर्ड आपका 1800 आपका 82 है और पीके थुंगन समिति जो आपका है 19 आपका 89 आप कह सकते हैं, 87 वैसे आता है तो 87 हम लोग मान लेते हैं। यहां पर सबसे पहले आपको जो है वो मुकामी बोर्ड है, थर्ड पहले होना चाहिए आपका यहाँ पे, ठीक है। मुकामी बोर्ड आपका सबसे पहले रहेगा क्योंकि ये बहुत पहले की बात है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका जो है उसके बाद रहेगा आपका सामुदायिक कार्यक्रम, मतलब सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आपका रहेगा थर्ड जो आपका है वो है पीके थुंगन समिति, तो फोर्थ आपका थर्ड रहेगा। और आपका सबसे जो सबसे लास्ट में आपका जो है वो सेकंड होना चाहिए, सबसे लास्ट आपका सेकंड होना चाहिए। तो ये आपका जो पॉइंट है उसमें ऑप्शन डी सही रहेगा इसके अनुसार। देखिए सबसे पहले आपका मुकामी बोर्ड हो गया जो कि 1800 आपका 82 था, ठीक है। उसके बाद आपका जो है इसमें इसने फर्स्ट दे दिया है सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपका है जो कि 1952 में है, ठीक है। उसके बाद आपका है थर्ड फोर्थ जो कि आपका है पीके थुंगन समिति 1987 और लास्ट में आपका जो है वो ये 73वां 74वां संशोधन लागू। तो बिल्कुल डी ऑप्शन परफेक्ट है आपका, डी ऑप्शन परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में विदेश मामलों को निम्नलिखित में से किस सूची में रखा गया है। ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी संवर्ती सूची या ऑप्शन डी अवशिष्ट सूची। इसका सही जो ऑप्शन आपका रहने वाला है वो है संघ सूची, मतलब ए ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट है आपका ए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू लगाया जाता है। आपको बताना है कि 3 अनुच्छेद आपके होते हैं जिसमें आपातकाल लगता है, 352, 356, 360। आप बताइएगा राज्यों में जो लगता है, राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन आपका लगता है वो है आपका सी, 356 के अनुसार आपका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। इतना इजी क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन आपका डॉक्टर अम्बेडकर जी, सी आपका है जवाहरलाल नेहरू या फिर आपका डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही ऑप्शन आपका जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आपके अध्यक्ष थे। और अगर प्रारूप समिति पूछता तो प्रारूप समिति के अम्बेडकर, लेकिन यहां पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर 2 चीज और समझ लीजिए। भारत के पहले प्रधानमंत्री आपके नेहरू जी थे और भारत के पहले गृह मंत्री आपके वल्लभ भाई पटेल जी और पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। अब ये आपको मिलान करने के लिए दिया गया किसका कौन सा पॉइंट है। अज्ञानता का आवरण जो है वो जॉन रॉल्स का है, तो ए का देखिए थर्ड कितनों में, ए का थर्ड कितनों में है, केवल एक में ही है। ए का थर्ड केवल एक में, ये भाई बी ऑप्शन है, हम मिला लेते हैं। अज्ञानता का आवरण आपका जॉन रॉल्स है। फिर परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना, अपमान की घटती हुई, तो आपका बी का फर्स्ट हो जाएगा। गलत करने वाले को दंडित करो, आपका भला करने वाले को पुरस्कार दो, तो आपका ऑप्शन जो सी है, सी का आपका फोर्थ रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी है द रिपब्लिक का आपका प्लेटो रहेगा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 6, जिसमें नीचे दिए गए आपके प्रश्नों को अभिकथन कारण आपको पढ़ना है। अभिकथन कहता है कोई भी समाज अपने सभी सदस्यों के साथ सभी आपकी जो भी आपकी स्थितियां हैं उसमें पूर्णतः एक समान बर्ताव नहीं करता। ठीक है, बात सही है। और समाज में श्रम और कार्य के विभाजन के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग महत्व पुरस्कार मिलता है। देखिए दोनों सही है, लेकिन कथन कारण की व्याख्या नहीं करेगा, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा निम्न में से किस क्रांति का नारा है? बहुत इजी है। फ्रांसीसी क्रांति, आपका अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति या चीनी? इसमें आपका फ्रांसीसी क्रांति है। 1789 में ये नारा आपका लगता है, मतलब फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अप्रवासियों का देश होने पर गौरवान्वित आपका अनुभव करता है? ऑप्शन ए आपका भारत, बी आपका यहाँ पर है जर्मनी, सी आपका है यहाँ जापान, या डी यहाँ पर आपका है यूएसए। यहाँ पर कौन सा देश अप्रवासियों का देश होने पर गौरवान्वित करता है? तो आपका यहाँ पर डी होना चाहिए, यूएसए आपका ऑप्शन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अनुच्छेद आपका 371 ए के तहत भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? जम्मू कश्मीर, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान? सही ऑप्शन आपका है बी नागालैंड, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए है 371 ए। अगर सिर्फ 370 होता, 370 जम्मू कश्मीर था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका बी नागालैंड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन आपका, साझी राजनीतिक दृष्टि व्यक्तियों को एक राष्ट्र के रूप में बांधने में पर्याप्त नहीं है और अधिकतर समाज सांस्कृतिक रूप से विविधता से भरे हैं। दोनों सही हैं, लेकिन कथन कारण की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी रहेगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, ईसा पूर्व 4वीं सदी में दार्शनिक प्लेटो का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? ए चीन, बी आपका यहाँ भारत, सी आपका यूनान, डी यहाँ जर्मनी? सही ऑप्शन आपका है सी, यूनान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, पंचायती जो संस्थाओं में महिलाओं के लिए डैश सीट आरक्षित है? ए 1/4, बी आपका कुल संख्या की आधी, सी आपका जो है एक तिहाई, या फिर आपका है 2/3? सही ऑप्शन आपका है 1/3, 1/3 आपका है 1/3, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी से सही, बिल्कुल सही रहेगा। अगला है, ग्राम पंचायत के किन्हीं 4 कार्यों को आपको बताना है। ग्राम पंचायत आपका जो है रोजमर्रा की उनकी जो भी समस्या है उनका समाधान करता है। ग्राम पंचायत वहाँ बिजली के लिए, सड़क के लिए और सिंचाई के लिए आपके जो अवसर है वो प्रदान करता है। स्थानीय शिक्षा का भी ध्यान देता है। साथ ही आपका द्विसदनात्मक विधायिका के कोई 2 लाभ है। 2 सदन अगर आपके होते हैं तो समान रूप से सभी को बराबर का पार्टिसिपेशन या प्रतिनिधित्व मिल जाता है। साथ ही साथ द्विसदनात्मक एक फायदा ये होता है कि सभी लोग जो हैं आपके देश के आपके भाग आ सकते हैं। साथ ही लोकतंत्र को इससे बढ़ावा मिलता है और किसी भी कानून को जब बनाया जाता है तो उसके मतलब खराब होने की जो संभावना है वो कम रह जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान की किन्हीं 2 सीमाओं का वर्णन करो। भारतीय संविधान की सीमा एक यही है कि उसे आप कह सकते हैं कि भैया समय अनुसार उसमें जो परिवर्तन किया जा रहा है उसमें मूल चेंजेस नहीं किए जा सकते, केवल जो उसमें थोड़ी आवश्यकता है वही के मूल चेंज नहीं हो सकता। दूसरी सीमा आप अगर भारतीय संविधान की कह सकते हैं तो इसमें हमने बहुत सारे देशों से अपने प्रावधान ले लिए जिसमें हमारे भाव का या हमारे देश की चीज़ों का थोड़ी सी मुझे लगता है कि कमी है। अगर ये सीमा बोल रहा है तो हमें नेगेटिव थोड़ा बताना पड़ेगा। अगला है, समानुपातिक न्याय आपके सिद्धांत की व्याख्या करें। समानुपातिक न्याय कहता है कि जो जितना योग्य है उसे उतना ही मिलना चाहिए। समानुपातिक न्याय का सिद्धांत है। जैसे एग्जांपल है, एक क्लास के सभी बच्चे हैं, क्या सभी को आंसर समान मिलना चाहिए? आंसर है नहीं। जो जितनी उत्तर पुस्तिका में लिख रहा है, जितना अच्छा कर रहा है उसे उतना मिलना चाहिए। अगला, भारत में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए आपके कोई कदम उठाने चाहिए। क्या कदम आपके हो सकते हैं? आरक्षण भी आपका माध्यम है। साथ ही साथ जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए आपका हॉस्टल्स की व्यवस्था है, छात्रवृत्ति की जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए। साथ ही सामाजिक स्तर पर जो आपकी रूढ़िवादिता है, जात पात है, उसको खत्म करना चाहिए। पॉइंट्स आप बोल सकते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना किए जाने कि किन्हीं 2 मुद्दों की पहचान कीजिए। देखिए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता, पहली बात तो ये कि राज्य जो है वो अलग नहीं होगा और धर्म जो है वो राज्य जो है धर्म के मामले थोड़ा सा मतलब उसको जो गड़बड़ी है उसको सही कर सकता है। साथ ही यहाँ पर आलोचना अगर बोल रहा है तो यहाँ पर ये आलोचना होती है कि हमारा जो है ये हम बढ़ावा तो धर्म को देते हैं या साथ देते हैं, बट कहीं ना कहीं जो धर्म है अपने आप में उसमें रिफॉर्म नहीं ला पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती भारतीय धर्मनिरपेक्षता में देखने को मिलती है। आप कहते हैं कि मैं किसी धर्म का नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हम रिफॉर्म करने की बात तो करते हैं लेकिन रिफॉर्म नहीं कर पा रहे, मतलब परिवर्तन नहीं ला पा रहे हैं। साथ ही अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिए गए प्रावधानों को लेख। आपको ब्रिटिश संविधान से हमने पहली बात तो चुनाव प्रणाली ली है। क्या है? चुनाव प्रणाली आपके लिए है जिसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम आपका है जो सबसे आगे जीत प्रणाली है। दूसरा, हमने जो संसदीय व्यवस्था भारत की है आपकी, वह भी हमने ब्रिटेन से ही आपका ले लिया। संसदीय व्यवस्था भी ब्रिटेन से ले ली है। इसके साथ ही अगर आप कहिए तो ब्रिटेन से हमने जो और व्यवस्थाएं हैं भारत में, जो सिविल सेवा है आपका, वह भी हमने ब्रिटेन से ही ले रखा है। पॉइंट्स आपको बोल देने हैं। अगला है, स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है? कोई 2 तर्क। परिस्थिति बहुत सिंपल है कि आपातकाल लग चुका है और देश में आपका अंदरूनी गड़बड़ी या समस्या बहुत बड़ी है, उस समय आपका अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। साथ ही उन परिस्थितियों में जहां देश में बहुत अराजकता है, गृह युद्ध की स्थिति है, तब भी आपका प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
अगला क्वेश्चन इसी में देखिए, इसके ऑप्शन में है अदालत में निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए संविधान में दिए गए आरोपी या अभियुक्तों के किन्हीं दो अधिकारों को उल्लेख करें। देखो, अभियुक्त जो होता है उसका पहला अधिकार तो यही है कि आप उसको जबरन कबूल नहीं करवा सकते, और एक ही काम के लिए, एक ही कार्य के लिए आप बार बार उसको सजा नहीं दे सकते हैं, और उक्त कानून के लागू होने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं। मान लो कि कानून आज बना है, उसने पहले ही कोई काम कर दिया, तो कानून जो आज बना है उस पर लागू नहीं होगा। ये पॉइंट भी आपका रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में एक सशक्त केंद्र सरकार की स्थापना की गई है, इस संदर्भ में कोई दो उदाहरण दीजिए। बिल्कुल सही बात है, भारत में एक मजबूत केंद्र सरकार है जिसमें आपका संघ सूची जो आपका है, संघ सूची की अगर हम बात कर ले या समवर्ती सूची की हम बात कर ले, ये दोनों ही जो मामले हैं ये केंद्र सरकार के हाथों में हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे आपके हैं। संघ सूची में ऑलमोस्ट आपके अब तो आपके 98 या 100 के आसपास है, समवर्ती सूची में आपका 51 है। तो ये यहाँ पर सारे जो मामले हैं वो केंद्र सरकार फैसले, समवर्ती वाले में राज्य ले सकता है, लेकिन विवाद हो रहा है तो संघ, तो मैं इसको संघ में ही आपको काउंट करूंगा। दूसरा, ज़्यादातर जो पावर्स हैं वो प्रधानमंत्री के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में है, साथ ही राज्यों को उतनी अधिकार नहीं दिए जितना केंद्र सरकार को किया गया है, और जिसमें रक्षा मंत्रालय हो, वित्त मंत्रालय हो, रेल मंत्रालय, बड़े बड़े जो मंत्रालय हैं पैसे संबंधी, वो सारा केंद्र सरकार के हाथों में। पॉइंट्स आपको यहाँ लिख देने हैं। इसके साथ ही देखिए अगला क्वेश्चन आपका है अधिकारों का मानव जीवन के लिए क्या महत्व है। देखिए बहुत ज़्यादा महत्व है, अधिकार अगर नहीं होंगे तो मानव अपना जीवन नहीं जी पाएगा, सामाजिक व्यवस्था जो है सही से काम नहीं करेगी, और मानव का सर्वांगीण विकास जो है वो नहीं हो पाएगा। मानवीय गरिमा के विषय में इमैनुअल कांट ने क्या कहा है। भाई इमैनुअल कांट बहुत सिंपल कहते हैं कि हर व्यक्ति की गरिमा होती है, एक मान सम्मान होता है, और ये कहते हैं कि आप दूसरे के प्रति वैसा ही व्यवहार करें जितना आप स्वयं के लिए वैसा सोचते हो, और किसी का अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आप इस्तेमाल ना करें। पॉइंट्स आपके बोले गए हैं। अगला देखिए, धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल और यूरोपीय मॉडल की तुलना कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी हमने डाला हुआ है। देखो भारतीय धर्मनिरपेक्षता जो आपका है वो धर्म और राज्य आपके बिल्कुल अलग नहीं है, लेकिन यूरोप वाले में अलग है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता कहता है कि धर्म में अगर कोई गड़बड़ी है, कोई समस्या, उसको सुधारो। यूरोप वाला नहीं कहता, यूरोप वाला कहता है कि भैया धर्म और राज्य बिल्कुल अलग आपके हैं। ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ये आपका पैसेज है क्वेश्चन नंबर आपका 24, जहां पे आपका पैसेज पढ़ना है, फिर आपको आंसर इसका देना है। पहला क्वेश्चन आपका है कि स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाले राजनीतिक विचारधारा को क्या कहा जाता है। यहाँ पे है मार्क्सवादी, समाजवादी, नारीवादी या उदारवादी। सही ऑप्शन आपका है यहाँ पर नारीवादी इन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है डैश का मुख्य सरोकार वर्तमान असमानताओं को न्यूनतम करना और संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा है। समाजवाद, पूंजीवाद, उदारवाद या अराजकतावाद। सही ऑप्शन आपका है समाजवाद का है। सभी सदस्यों को समान नागरिकता प्रदान करना निम्न से किस प्रकार की समानता को दर्शाता है। यहाँ पे आर्थिक है, राजनीतिक है, सामाजिक है, प्राकृतिक है। सही ऑप्शन आपका है बी, राजनीतिक आपके अधिकार है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर इसका 4 है, निम्नलिखित में से किसे विभेदक बर्ताव द्वारा समानता की श्रेणी में रखा जा सकता है। पुरुष श्रमिकों को महिला श्रमिकों से अधिक वेतन, गलत। रात में कॉल सेंटर में काम करने वाली महिलाओं को विशेष सुरक्षा, यही रुक जाइए, यही इसका सही ऑप्शन है कि रात में कॉल सेंटर में काम करने वाली महिलाओं को विशेष सुरक्षा। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। ये आपका मैप है, मैप में आपको लोकेशंस देखनी पड़ेगी, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि कम जनसंख्या वाला राज्य जिसे केवल एक राज्यसभा सीट, ये तो कंफर्म है भाई, दिस इज सिक्किम। ठीक है, ये तो कंफर्म है कि ये सिक्किम होगा। अधिक जनसंख्या वाला राज्य जिसे 31 राज्यसभा सीटें आपकी हैं, ये यूपी हो जाएगा। ठीक है, ये तो कंफर्म है यूपी है। द्विसदनात्मक वाला आपका राज्य, ये देखना पड़ेगा कौन सा है, और इस राज्य में सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जनहित याचिका पहली बार थी, तो ये बिहार हो जाएगा। बचा एक तो देखना पड़ेगा वो कौन सा स्टेट है जहां पर ये बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे आपका कम लोकसभा की जो राज्यसभा सीट है वो एक है आपका सिक्किम, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कहाँ था, यूपी में, और जनहित याचिका आपका सी बिहार में, तो द्विसदनात्मक आपका महाराष्ट्र आपका लोकेशन हो जाएगा। तो पहले का जो ऑप्शन है वो पहले का रहेगा बी, पहले का बी। ठीक है, पहले का बी। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका था यूपी, तो इसका सेकंड यूपी हो जाएगा। और थर्ड आपका क्वेश्चन है कि द्विसदनात्मक वाला राज्य, तो थर्ड का आपका डी हो जाएगा, डी थर्ड। और फोर्थ आपका यहाँ पर बिहार होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपको यहाँ नंबरिंग करनी होती है, इसको सीख लो भाई, बहुत सिंपल है कि जो आपके नंबरिंग है वो ऑलरेडी करी हुई है। अल्फाबेट कौन सा है, जैसे पहला क्वेश्चन आपका जो है, पहला क्वेश्चन क्या था, देखो इधर सीखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन था कि वह राज्य जहाँ सबसे आपका कम राज्यसभा सीट है, तो आपका इसका जो आंसर है वो आंसर बी है, और अल्फाबेट जो है यहाँ पर बी है, बी हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिक्किम आपका यहाँ लिख दोगे आप। अगला क्वेश्चन और सीखो तो जरा एक बार और। अगला क्वेश्चन आपका है कि अधिक जनसंख्या वाला जिसे आपकी राज्यसभा में 31 सीटें आपकी प्राप्त। ठीक है, नंबर 2 है और इसका आंसर है ए। ठीक है, यहाँ पर आंसर ए है, तो यहाँ पे आपका सेकंड का जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, और आंसर जो राज्य का नाम है वो यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश लिख दो। इस तरीके से आपको इसको थोड़ा भरना है।
अगले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नीचे दिए गए कार्टून है, कार्टून को देख करके फिर हमें आंसर देना है। थोड़ा कार्टून आपको दिख रहा होगा, एक महिला है, एक बच्चा है और यहाँ पे नेता लोग बैठे हुए हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि यह कार्टून क्या दर्शाता है, आपको तुरंत राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, आपके कामकाज का इस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वह सोचता है कि झूठ और धोखाधड़ी, इसका मतलब यहाँ पर राजनीतिक जो है व्यवस्था के बारे में बताया जा रहा है और किस प्रकार से वो लोग बैठे हुए हैं, तो इस चीज़ के बारे में है। राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत किन अवधारणाओं का अध्ययन होता है, तो राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत हम एक मानवीय जो आपके विद्वान लोग हैं उनकी अवधारणा पढ़ते हैं, आम जनता की अवधारणा पढ़ते हैं, तो विभिन्न अवधारणाओं के बारे में हम चिंतन करते हैं। राजनीति का समाज पर गलत प्रभाव पड़ने के क्या कारण, क्योंकि राजनीति में धोखाधड़ी है आपका, ये झूठ है, फरेब है, ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर बता देने हैं। दृष्टिवादियों के लिए देखिए क्वेश्चन आपका आया है, आप पे भी आ सकता है कि अंग्रेजी में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले को क्या कहते हैं, नेटिजन कहते हैं। हिंद स्वराज के लेखक कौन है, महात्मा गांधी कह लीजिए। सुकरात का शिष्य का नाम क्या है, सुकरात अगर बात कर रहा है तो सुकरात का भाई यहाँ पर आप प्लेटो नाम आप बोल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपका है कि समानता भी उतनी ही निर्णायक है जितनी की स्वतंत्रता, इसका तर्क किसने दिया। समानता अगर बात करें तो ये कार्ल मार्क्स है। कौन है ये लास्ट वाला, कार्ल मार्क्स है आपका। ये आपके ब्लाइंड लोगों का भी क्वेश्चन आपके बन गए, साथ ही आपके भी क्वेश्चन ये आ सकते हैं। अगला है आपका, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन आपका है कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसका बहुत सिंपल सा जो एक काम होता है वो है आपको मतदाता सूची बनाना, चुनाव के लिए कार्य आपको निर्धारित करना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना, राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह देना। साथ ही आप कह सकते हैं कि जो चुनाव आयोग आपका है वो बड़े स्तर पे आप कह लीजिए कि भारत में चुनाव की देखरेख आपका करता है, चुनाव के परिणाम भी घोषित करता है, ये सारे पॉइंट, और चुनाव की तिथि भी तय करता है, आचार संहिता लागू, ये सारे पॉइंट्स आपको बताने हैं। भारत में सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली को स्वीकार करने के पक्ष में कोई 3 हमें तर्क देने। पहली बात तो ये है कि ये फर्स्ट पाथ द पोस्ट सिस्टम हमने स्वीकार किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सरल और सहज है, आम जनता को इसको समझने में बड़ी आसानी हुई। 2 नंबर मिले, हाँ मिल गए। अगला बताइए कि ये भारत पर ब्रिटेन का प्रभाव रहा, ब्रिटेन से प्रभावित होकर भी हमने कहीं ना कहीं इस प्रणाली को आपको अपनाया है। और फर्स्ट पाथ द पोस्ट सिस्टम आप कह सकते हैं कि अन्य जो चुनाव प्रणाली है उनके मुकाबले काफ़ी सरल है, काफ़ी सही है, और आप कह सकते हैं कम खर्चीला भी है बाकियों के मुकाबले थोड़ा सा। न्यायिक सक्रियता के किन्हीं 3 सकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। न्यायिक सक्रियता जो आपका है, पहली बात तो 1979 में आपका शुरू होता है और इसके अंदर सभी लोगों को जो न्याय है वो मिलना आसान हुआ, न्याय पाना आसान हुआ, और इससे आप कह सकते हैं कि जो समाज के पिछड़ा वर्ग है, कमज़ोर वर्ग है, उस तक न्याय आपका पहुँच पाए। इसने लोकतांत्रिक व्यवस्था को और न्यायिक व्यवस्था को घर घर तक, या आप कह सको बहुत पिछड़े क्षेत्रों तक पहुँचाए। सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। समानता के मार्क्सवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत में अंतर स्पष्ट करना है। देखिए, मार्क्सवादी सिद्धांत कहता है कि सभी लोगों को मूलभूत सुविधाएं जो हैं चीज़ें मिलनी चाहिए और राज्य का जो कंट्रोल है, जो पूंजीवादी व्यवस्था है, उस पर कंट्रोल करना चाहिए। उदारवाद कहते हैं नहीं, जितनी योग्यता है, जितना कौशल है, जितना आपका चीज़ें हैं, उसके आधार पर उसका विकास होते रहना चाहिए, होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें बताने हैं। स्वतंत्रता की सकारात्मक व नकारात्मक अवधारणा क्या है। देखिए, सकारात्मक जो स्वतंत्रता कहती है वो बहुत सिंपल है कि भैया कुछ प्रतिबंध होने चाहिए ताकि समाज को चलाया जा सके। सकारात्मक स्वतंत्रता से ही समाज को समुचित रूप से चलाया जा सकता है और ये आपके प्रतिबंध जो है कुछ हद तक आवश्यक भी हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता कहता है किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, ये आपका लघुत्तम क्षेत्र है, यहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, नकारात्मक स्वतंत्रता है। सकारात्मक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके इसाक बर्लिन जैसे जो आपके लोग हैं, टी एच ग्रीन जैसे लोग हैं। नकारात्मक में जीएस जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे लोग जो हैं ये आपके शामिल हो जाते हैं। नागरिकता किसे कहते हैं, किसी भी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता को हम लोग नागरिकता कहते हैं। पॉइंट याद रखना, किसी भी समाज की पूर्ण और समान सदस्यता को क्या बोलते हैं, नागरिकता कहते हैं। नागरिकता से संबंधित किन्हीं 2 प्रावधानों को उल्लेख कीजिए। किस भाग में, भाग 2 में है, अनुच्छेद आपका 5 से 11 में इसका वर्णन है। भारत में अगर नागरिकता प्राप्त करनी है तो जन्मगत आप ले सकते हैं, जन्मगत का मतलब जन्म के साथ आपको मिल सकती है, विवाह के माध्यम से मिल सकती है, पंजीकरण के माध्यम से आप रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है, पंजीकरण के माध्यम से भी आपको प्राप्त हो सकती है। सारे पॉइंट्स आपको लगाने हैं। राष्ट्रवाद की भावना के किन्हीं 2 सकारात्मक किन्हीं 2 नकारात्मक भाव के जो प्रभाव है उसकी आप बात करिए। पहली बात तो राष्ट्रवाद जो आपका है काफ़ी हद तक एक काल्पनिक आपकी व्यवस्था है और काल्पनिक समुदाय के रूप में जिसमें कुछ साझी चीज़ों को लेकर हम साथ रहते हैं। इसमें इतिहास हो सकता है, साझी भाषा हो सकती है, राजनीतिक आदर्श हो सकता है और भौगोलिक क्षेत्र हो सकता है, इसके साथ हम साथ रहते हैं। सकारात्मक यह है कि राष्ट्रवाद ने बहुत हद तक लोगों को मजबूत किया है, अपने आप में इंडिपेंडेंट आपका किया है। बहुत सारे एशिया अफ्रीका के जो देश हैं वो आज़ाद हुए हैं। नकारात्मक यह है कि राष्ट्रवाद ने बहुतों को तोड़ा है, जैसे कि आपका यहाँ पर आप कह लीजिए बहुत सारे साम्राज्यों को विघटित कर दिया है, सोवियत संघ को विघटित कर दिया था, ऑस्ट्रो हंगेरियन जो साम्राज्य था उसको विघटित कर दिया। ये सारे पॉइंट्स आपको उसमें बताने हैं।
आशा करता हूँ इसका जो सैम्पल पेपर आपका है लास्ट ईयर का आपको समझ में आया होगा और बहुत क्लियरली हमने इसको समझाया है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि आप तक हमारी सारी की सारी जो वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसके साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।